नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नया सेशन। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पेट के सिलेबस के बारे में। दोस्तों आज के पूरे सेशन के अंदर हम पेट का सिलेबस बहुत विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कि यूपी ट्रिपल एससी है, उसने अपनी वैकेंसीज के लिए एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को पास करने वाले लोग ही यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स हैं उसको दे पाएंगे। अर्थात ये परीक्षा कंपलसरी है उन सभी के लिए जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैकेंसीज में सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों पेट का महत्व आप समझ गए होंगे। इस परीक्षा के अंदर दोस्तों 2 घंटे आपको मिलते हैं और कुल 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। इन 100 प्रश्नों के लिए निर्धारित हैं पूरे 100 अंक, ठीक है। अर्थात एक प्रश्न अगर आप ठीक करते हैं तो आपको 1 मार्क्स सही मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 1/4 यानी कि 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होती है, याद रखना 1/4, ठीक है दोस्तों। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस थोड़ा सा स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड सिलेबस को समझने के लिए हमारा बहुत ही चैतन्य रहना जरूरी है। दोस्तों सिलेबस हम क्यों डिस्कस करते हैं या किसी भी एग्जाम में सिलेबस क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो इसके महत्व के बारे में अगर मैं बताऊं तो दोस्तों सिलेबस एक ऐसा रास्ता होता है जिसके बाद आपके लिए उस एग्जाम की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। दोस्तों सिलेबस को समझने के बाद आप समझ पाते हैं कि हम कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ें इसके लिए, जिससे हमारा जो एग्जाम है वो इजी टू क्रैक हो जाए। और साथ ही समझ पाते हैं कि हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। साथियों आपने सुना होगा कि कितना पढ़ना है से ज्यादा आवश्यक होता है कि कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए हम सिलेबस किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे लिए समझना बहुत जरूरी होता है। साथियों आप सोचेंगे कि आखिर सिलेबस तो कोई भी ऑनलाइन साइट से हम जा करके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर ये वीडियो आप क्यों देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप इसलिए देखेंगे कि सिलेबस के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं या विभिन्न सब टॉपिक्स पर हमें कितना देना है समय, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ ही आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि किस स्टडी मटेरियल से इस पूरे कोर्स को जो पीईटी है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है उसको समराइज वे में कम समय में पढ़ा जा सकता है और पेट की परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है और यूपी ट्रिपल एससी में सिलेक्शन लेके अपने सपनों को एक नई उड़ान दी जा सकती है। तो दोस्तों आइए बात करें कि इसमें एक ओवरव्यू लेते हैं कि किस किस सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन है दोस्तों इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथा भारतीय संविधान, पांचवा है सामान्य विज्ञान जिसमें जनरल अप्लाइड साइंस आपसे पूछी जाती है, ठीक है। और उसके बाद सामान्य अंकगणित के भी सवाल हल किए जाने से आपकी अपेक्षा की जाती है। साथ ही सामान्य हिंदी में व्याकरण के कुछ सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। सामान्य अंग्रेजी, तर्कशक्ति, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों इस सिलेबस के अंदर आपसे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ सवाल हल किए जाने की अपेक्षा आपसे आयोग करता है, ठीक है। और उसके बाद हिंदी गद्यांश से कुछ सवाल दिए जाते हैं जिसमें एक अनसीन पैसेज यानी कि बिना पढ़ा हुआ पैसेज उपलब्ध होता है और इस पैसेज से कुछ नीचे सवाल दिए जाते हैं और कमाल की बात है कि उन सवालों का जवाब उस पैसेज के अंदर ही बड़े ही आसानी से आपको थोड़ा सा दिमाग और ट्रिक इस्तेमाल करने से मिल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों ग्राफ दिया होता है, ग्राफ विश्लेषण करना होता है, तालिका को विश्लेषित करना होता है, ठीक है। और तालिका दोस्तों विश्लेषण और ग्राफ विश्लेषण हम कंसीडर करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पेट के सिलेबस का एक छोटा सा ओवरव्यू। आगे हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जैसे कि हिस्ट्री के अंदर क्या सब टॉपिक्स,
तीनों हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे, भूगोल के अंदर क्या सब टॉपिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर और इसी तरह से सभी सेक्शन के अंदर क्या सब टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पेट की परीक्षा की कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर ध्यान में रखें तो आप जान लीजिए कि पेट की परीक्षा में जो क्वेश्चन का प्रकार होता है वह क्या होता है, बहुविकल्पी, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, वो होते हैं। कुल 100 प्रश्न होते हैं, मैंने आपको बता दिया। और जो कठिनाई का स्तर होता है, जो क्वेश्चन के कठिनाई का स्तर होता है वह एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जो 12वीं कक्षा का पैटर्न है, 12वीं कक्षा का स्तर है, उसी तरह का होता है। सभी प्रश्न जो है यानी कि 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, अर्थात एक प्रश्न जो है 1 नंबर अपने आप में लिए हुए होता है। ठीक है, 1 अंक निर्धारित होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, मैंने बता दिया। 2 घंटे दिए जाते हैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आइए सब टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जैसे जानते हैं कि हम भारतीय इतिहास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे और नहीं भी जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिस्ट्री को हम 3 सेगमेंट में बांटकर पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकाल का इतिहास। और उसके बाद तीसरा सेक्शन होता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, और आधुनिक भारत के इतिहास में हम आधुनिक इतिहास की शुरुआत, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के जो विषय होते हैं उसको हम अलग से पढ़ते हैं। तो आइए प्राचीन इतिहास इसमें कितना है वो समझ लेते हैं दोस्तों। प्राचीन इतिहास को अगर मैं बांटूं तो यहां तक, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन और राजपूत युग, यहां तक हम प्राचीन इतिहास पाते हैं। ठीक है, और यही वो मोड़ है जब शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास। यहां तक आप प्राचीन इतिहास पाते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर इतिहास को आप सही से देखेंगे तो समझने के लिए इतिहास हम पढ़ते हैं पाषाण काल से, लेकिन यहाँ पेट के सिलेबस के अंदर पाषाण काल को मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो हम जब स्टडी मटेरियल इसका डिस्कस करेंगे और पढ़ने लगेंगे इतिहास को, तो हम पाषाण काल से ही इतिहास को समझना प्रारंभ करेंगे, जिससे आपको इतिहास की जो टाइमलाइन है वो अच्छे से समझ आए, जिससे इतिहास विषय के प्रति आपकी समझ में और ज्यादा वृद्धि हो। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद पाषाण के बाद, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, और देखेंगे वहां पर सिंधु घाटी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, और कुछ जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथल, ये सब स्थल जो हैं, जो वहां के पुरातत्व तात्विक स्थल हैं जो कि खोज में प्राप्त हुए हैं, उनकी विशेषताएं, वहां प्राप्त हुई वस्तुएं, ये सब चीजें देखेंगे। दूसरा दोस्तों, हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता की बात करें तो आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता हम 2 टाइमलाइन में पढ़ते हैं। एक वैदिक काल जो कि शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व से। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ये टोटल टाइमलाइन होता है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, लेकिन इसमें हम 1500 से 1000 को दोस्तों हम वैदिक काल मानते हैं, वैदिक काल। ठीक है, 1500 से 1000 तक वैदिक, और 1000 से 600 तक, 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक काल तक मानते हैं। तो हम वैदिक काल के अंतर्गत संपूर्ण वैदिक सभ्यता को अच्छे से समझेंगे, और इससे देखेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो पहला धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होता है प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, वो बौद्ध धर्म होता है। बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गौतम बुद्ध के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं को और उनसे संबंधित कुछ की टर्म्स जैसे महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कशन के दौरान बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित बातें हम इस सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे, और जैन धर्म में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में हम
महावीर स्वामी को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी को हम अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर अब बातें करें और आगे, तो जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पहला एक साम्राज्य स्थापित होता है वह है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में हम चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और आचार्य चाणक्य आप लोग जानते होंगे, और इतिहास में आपने उनका नाम तो सुना ही होगा। आचार्य चाणक्य की सहायता से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस साम्राज्य की चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में हम समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, इन सब राजाओं के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरे साम्राज्य को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति में अच्छे से हम समझने के लायक हो पाएंगे। और उसके बाद आता है दोस्तों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम सुनते ही आपको एक जगह का नाम आता होगा याद, जिसका नाम है कन्नौज। ठीक है दोस्तों, कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी में स्थित है और कन्नौज की समृद्धि हर्षवर्धन के काल में ही होती है। आगे जाकर के तीन महत्वपूर्ण शक्तियां, एक दक्षिण भारत से, एक पूर्वी भारत से, एक उत्तर भारत से जाकर के कन्नौज की जो उर्वर भूमि है और कन्नौज की समृद्धि है उसका फायदा उठाने के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन दोस्तों थानेश्वर का था, हरियाणा का। उसके बाद उसने आगे चलकर कन्नौज में विकास किया और किस तरह से प्रयागराज में हर वर्ष वो कितने बौद्धों को दान दिया करता था, कौन सी सभाएं लगती थी, और हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी विद्वान भारत आया, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चाइनीज एक विद्वान था जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। उसके बाद महत्वपूर्ण रूप से एक ट्रांजिशन फेज के रूप में मध्यकाल और प्राचीन काल के ट्रांजिशन फेज में आता है राजपूत युग। तो राजपूत समस्त राजपूत राजाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे और राजपूत युग को समझने के क्रम में हम महत्वपूर्ण राजा पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के शासक थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई, ये सब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां जो कि हाईलाइटेड हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का दो युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और 1192 को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सल्तनत काल। ठीक है, आप जानते हैं यहीं से शुरू होता है आपका मध्यकाल का इतिहास। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकाल यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य, इसको हम मध्यकाल के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है सिंध में। ठीक है, और सिंध में 712 में आक्रमण के बाद भारत के अंदर जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है। उसके बाद जो है 1206 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी का एक गुलाम रहता है जिसका नाम है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने 1206 ईस्वी में ये जो सल्तनत काल है उसमें उसने गुलाम वंश की स्थापना करके सल्तनत काल की शुरुआत कर दी। और ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम, जो गोरी गजनी का था, और उसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, तराइन का 2 युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय को प्राप्त हुए, दूसरे युद्ध में छल कपट से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी ले गया। ठीक है, उसके बाद उसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में सल्तनत काल की स्थापना कर दी। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद लोदी, एक लोदी वंश लास्ट होता है सल्तनत काल का। लोदी के बाद आता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, इन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य से आपके लिए मध्यकाल में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मुगल साम्राज्य को हम डालते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य को हम पढ़ेंगे। अगर राजपूत काल दोस्तों प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच एक ट्रांजिशन है, तो मराठा साम्राज्य भी मध्यकाल और आधुनिक काल के ट्रांजिशन फेज में आता है और मराठा साम्राज्य के साथ ही आधुनिक भारत के इतिहास में हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास यहीं से प्रारंभ हो जाता है।
हालांकि हम लोग मुगल साम्राज्य के पराभव के बाद से ही आधुनिक भारत का इतिहास मान लेते हैं, लेकिन मराठा साम्राज्य को मुख्य रूप से उसके अंदर कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कच्चे माल की तलाश में विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पूर्व की ओर रुख किया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में भारत एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल के रूप में उभरा और विभिन्न ब्रिटिश और तमाम जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी भारत में आई, उनके आपसी संघर्ष भी हुए यहाँ के व्यापार और कच्चे माल पर आधिपत्य को लेकर के। अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती हुई सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को हराकर भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित करने में कामयाब रही। उसने न सिर्फ भारत के कच्चे माल पर कब्जा किया, बल्कि भारत का ढेर सारा श्रम और बहुत सारे संसाधनों का शोषण भी किया। दोस्तों, मराठा साम्राज्य में हम पढ़ेंगे कि शिवाजी की अपनी चौथ और सरदेशमुखी कर क्या थे। ठीक है, उनका अष्टप्रधान जो प्रशासन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, अष्टप्रधान क्या है, और भी जो भी आपके पेट के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मराठा साम्राज्य से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और आंग्ल मराठा युद्ध को भी हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश शासन और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की जो क्रांति है, 1857 का रिवॉल्ट, जिसको हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम ब्रिटिश शासन की जब स्थापना हो जाएगी भारत में, तब हम भारत पर ब्रिटिशों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ब्रिटिश शासन का भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से शुरू हो जाएगी मराठा साम्राज्य के बाद से शुरू हो जाएगी मध्य का मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, फिर ब्रिटिश शासन का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, उसके बाद अलग से आधुनिक भारत के इतिहास में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से क्या सब टॉपिक डिस्कस करने होंगे। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से हमें कुछ टॉपिक पर विशेष फोकस करना होगा, जिसमें से पहला होगा स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक चरण। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में 3 चरण मुख्य रूप से माने जाते हैं, जिसमें से पहला चरण 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब से प्रारंभ हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण। 1885 से 1905 तक को एक प्रथम चरण के रूप में जाना जाता है। ये पहला चरण है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का। उसके बाद 1905 से 1915 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। उसके बाद तीसरा चरण प्रारंभ होता है 1915 से 1942 तक, जिसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी युग, और इसमें गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन जिनमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको खिलाफत मूवमेंट भी कहा जाता है, फिर असहयोग आंदोलन पहला होता है असहयोग आंदोलन जो कि खिलाफत मूवमेंट के साथ 1920 में शुरू होता है। ठीक है, 1920 में शुरू होता है सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन, असहयोग और खिलाफत। ठीक है, जो मुसलमानों के धार्मिक मुद्दे और तुर्की के खलीफा के मुद्दे को लेकर के भारत में हिंदू मुसलमानों की जो एकता थी वो इस आंदोलन में 1920 में नजर आई थी। दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट जो कि 1905 में हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ? बंग भंग को लेकर हुआ था। बंग भंग यानी कि बंगाल के विभाजन को लेकर हुआ था, जब हिंदू और मुस्लिमों को बांटने और बंगाल के अंदर उग्र हो रहे राष्ट्रवाद और उत्पन्न हो रहे राष्ट्रवाद को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम महात्मा गांधी को मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि 1915 के अंदर महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वे अंग्रेजों के खिलाफ काफी आंदोलन कर चुके होते हैं। 1915 में जब भारत आते हैं गांधी जी, तो 1915 से 1916 के बीच सिर्फ भारत को घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और भारत की स्थिति पता करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर चंपारण, खेड़ा, ठीक है, और अहमदाबाद तमाम आंदोलन होते हैं जो कि सफलतम आंदोलन में दर्ज किए जाते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। महात्मा गांधी के साथ ही अन्य नेताओं की भी बात करेंगे जो कि नरम दल और गरम दल से संबंधित थे, जिनमें से लाल बाल पाल तिलक, ठीक है,
तिलक को ही लाल बाल पाल में कंसीडर किया जाता था। तिलक और मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे कि आखिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन के दो युग माने जा सकते। एक जब राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह जब 1925 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है कानपुर के अंदर, ठीक है, उससे पहले भी फिर उसके बाद काकोरी वगैरह को अंजाम देते हैं रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह, जिसमें से पहले भी काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद एक महत्वपूर्ण नायक के रूप में उभरते हैं। उसके बाद आगे चल के और भी आंदोलनों में लगभग 1930 तक अंग्रेजों के नाक में दम करने वाला जो एक व्यक्ति था वो चंद्रशेखर आजाद थे। उनके बारे में फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इन सब चीजों लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों संशोधन देखेंगे, फिर ब्रिटिश शासन का अधिनियम 1935 जो कि भारतीय शासन के ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार लेके आता है, ठीक है, उस पर हम अच्छे से बात करेंगे। ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर इसको पढ़ा जाता है, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिस आंदोलन के बाद फाइनली देश को 1947 में आजादी मिली, उसको हम अच्छे से और विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने की थी, तो आजाद हिंद फौज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आजाद हिंद फौज जो है दोस्तों एक सैनिक संगठन था जो कि भारत की आजादी को लेकर के तत्पर था और उसने संघर्ष भी किया। सिंगापुर और जापान, ये मलेशिया वगैरह में किस तरह से म्यांमार तक सेना आ चुकी थी आजाद हिंद फौज की, ये सब सारी चीजें किस तरह से चलती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या है। दोस्तों भूगोल जो कि पेट के अंदर आपसे भूगोल में जो पूछा जाएगा, ठीक है, उसको देख लेंगे कि आपसे पेट में भूगोल से क्या सवाल आएंगे और किस तरह का भूगोल पूछा जाएगा। तो दोस्तों याद रखना आपकी भारत और विश्व दोनों का भूगोल आपसे पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी के अंदर नदियां, जल संसाधन, पहाड़ और ग्लेशियर, ग्लेशियर बोले तो हिमानी या हिमनद, जिसमें आपने सियाचिन का नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर, जिनको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, सियाचिन ग्लेशियर। फिर रेगिस्तान जैसे सहारा का मरुस्थल और थार का मरुस्थल, ये सब देखेंगे। शुष्क क्षेत्रों को डिस्कस करेंगे, ड्राई एरियाज की संस्कृति को देखेंगे, वहां के जानवर, पेड़ पौधे, ये सब हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। दोस्तों साथ ही हम जंगल को देखेंगे। जंगल का मतलब सिर्फ आप जंगल से मत समझना, जंगल का मतलब वन के प्रकार से होगा, ठीक है, वन के प्रकार, ठीक है, वन के हम प्रकार को डिस्कस करेंगे, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन, ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में किस प्रकार से वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, इन सब वनों के प्रकारों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वनों के प्रकार एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे हम बढ़ेंगे, खनिज स्रोतों को देखेंगे पूरी दुनिया में और भारत के संदर्भ में भी, और भारत के राज्यों के संदर्भ में भी देखेंगे कौन कौन से भारत के राज्य खनिज संपदा के मामले में समृद्ध हैं। और साथ ही जैसे कि करंट अफेयर्स से जोड़ करके कुछ टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खनिजों में उत्पादन किसका उत्पादन है, कौन किस खनिज का ज्यादा उत्पादन करता है, और उसका भंडारण कौन करता है ज्यादा, ठीक है, भंडारण, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, समझेंगे एक देश का दूसरे देशों से बाउंड्रीज, और साथ ही उनमें विभिन्न जो मुद्दे होंगे बाउंड्रीज को लेकर के या फिर और भी जो भी चीजें होंगी उसको हम विस्तार पूर्वक भारत और विश्व के राजनीतिक भूगोल में देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही जलवायु में दोस्तों मानसून जो होता है, मानसून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मानसून को अच्छे से समझेंगे। ऋतुओं के बारे में हम, ठीक है, ऋतुओं के बारे में आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे और वर्षा का पैटर्न देखेंगे, ठीक है, भारतीय मानसून किस किस चीजों से प्रभावित होता है, ला नीना, अल नीना, इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा सुन रखा होगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर टाइम जोन्स आएंगे, ठीक है, विभिन्न देशों में विभिन्न टाइम जोन है। हम टाइम जोन से मतलब आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि जैसे भारत के सबसे उत्तरी राज्य हो गए, सॉरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य हो गया आपका गुजरात। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग लगभग 2.5 घंटों का अंतर देखने को मिलता है। तो ये अंतर क्यों होता है, टाइम जोन क्या होते हैं, ये सब आपको अच्छे से समझ आएगा इस पैटर्न के डिस्कशन के बाद, जब हम आपके लिए स्टडी मटेरियल लेकर आएंगे तब। साथ ही दोस्तों जनसांख्यिकी और प्रवासन देखेंगे, जिसमें जनसंख्या डिस्कस की जाएगी, खासकर उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस देश में, साक्षरता दर कितनी ज्यादा है, कहाँ जनसंख्या कितनी ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व कहाँ ज्यादा है। साथ ही भारत के भी संदर्भ में भी जो जो जनगणना हमारी हो चुकी है, जितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, वे सब चीजें हम अच्छे से विस्तार पूर्वक भूगोल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर जो भूगोल के बाद क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भूगोल के बाद दोस्तों जो आता है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि हमें जीएस के अंदर क्या पढ़ना होता है, अर्थशास्त्र। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, हमें जीएस में अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स नहीं, जबकि हमें पढ़ना होता है इकोनॉमी, अर्थात अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना होता। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे जो इसका 1947 से लेके 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था किस चाल में चली, आखिर क्या मॉडल हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपनाए, ये सब चीजें हम बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे 1947 से 1991 तक। 91 तक क्यों? क्योंकि 91 में दोस्तों एलपीजी लागू हुआ था, महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लागू हुए थे, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोल दी गई थी, इसलिए 1947 से 1991 तक का विकास हम अर्थव्यवस्था का देखेंगे। उसके बाद योजना आयोग, ठीक है, जो कि भारत में योजनाओं को लागू करने के लिए और नियोजित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था स्थापित की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा। तो योजना आयोग को समझेंगे। और दोस्तों योजना आयोग का कार्य इस समय कौन संभाल रहा है, योजना आयोग कब खत्म हुआ, योजना आयोग क्यों जरूरी था, और उसके स्थान पर जो नया संस्था लाया गया उसका नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग के सदस्य और नीति आयोग में अध्यक्ष कौन होता है, ये सब सारी चीजें और नीति आयोग का कार्य क्या है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। और 5 पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करेंगे, जो कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ, उसके बाद से योजना आयोग के स्थान पर यह संस्था कार्य कर रही है। और साथ ही 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है जब खत्म हुआ, उसके बाद से अब 15-15 वर्षों के प्लान लागू किए जाते हैं देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अर्थात अब पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं होती हैं, अब सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। उन सभी योजनाओं का विस्तार से थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों अगर 1947 से लेकर 1991 तक आपको भारत की अर्थव्यवस्था का विकास समझना है तो एक बुक बता देता हूं आपको, 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास उसका नाम है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, इस नाम से बुक है, आप उसको परचेज कर लेंगे और आपके सभी एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी 11th क्लास की एनसीईआरटी। और भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक इतनी महत्वपूर्ण और बृहद तरीके से आपको समझ में आएगी कि आपको इस बुक को पढ़ के मजा आ जाएगा। दोस्तों आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, ठीक है, ये सब समझेंगे हम। आप जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है जिसमें निजी अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था यानी कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, क्या है ये भी समझेंगे, पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल जो भारत में अपनाया गया अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वो क्या है, इन सब चीजों की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों हरित क्रांति देखेंगे, जब हमारे देश में हरित क्रांति नहीं आई थी उससे पहले हम खाद्यान्न के लिए अमेरिका या दूसरे देशों पर निर्भर थे और हालत यहां तक थी दोस्तों, आपने सुना होगा कहानी, फिर भी मैं बता देता हूं कि अमेरिका हमारे लिए खाद्यान्न के रूप में एक गेहूं प्रदान करता था जिसका नाम था PL 480, जो कि अमेरिका में सुअरों को खिलाया जाने वाला एक मतलब चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था PL 480 गेहूं, और वही हम लोगों को निर्यात करता था
अमेरिका, ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति आती है, तो किस तरह से हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होते हैं। न सिर्फ आत्मनिर्भर होते हैं बल्कि हम निर्यातक की भूमिका में भी खाद्यान्नों के आते हैं। और आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में हमारे खाद्यान्न का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट कम ही होता है। श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन के बारे में हम ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों से एक सवाल है कि आप बताएं कि प्रति व्यक्ति पर पर्सन कितने दूध कितने दूध की उपलब्धता पर डे है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखेंगे। 2-3 चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और क्यों राष्ट्रीयकरण हुआ? प्राइवेट बैंक थे, उनका मर्जर हुआ, कुछ बैंकों को मिला करके नए बैंक बना दिए गए, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण होने से क्या मतलब है कि सरकार की भी हिस्सेदारी प्राइवेट बैंकों के अंदर कैसे बढ़ी, ये सब चीजें भारत में बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के अंदर देखेंगे। साथ ही दोस्तों 1991 में जो एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। और इस एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है उसको हम एक बेस मटेरियल के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे, तभी हम एलपीजी के सुधार को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं कि 2014 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर थी। उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई, ठीक है, बीजेपी आई। और बीजेपी की सरकार के बाद महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले सुधार नहीं हुए थे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधार हुए, लेकिन हाँ, सभी सरकारें अपने अपने तरीके से अर्थव्यवस्था का विजन तय करती हैं, देश को अपने अपने तरीके से विकसित करना चाहती हैं। तो 2014 के बाद से बीजेपी गवर्नमेंट, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, उसने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की श्रृंखला शुरुआत की 2014 के बाद। उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कृषि सुधारों को देखेंगे, ठीक है। कृषि सुधार आखिर क्या क्या हुए, कौन कौन सी फसल बीमा योजनाएं लाई गई, प्रति बूंद अधिक फसल, इन सब योजनाओं को हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए साल भर में दिए जाते हैं, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो नया इनिशिएटिव है। फिर संरचनात्मक सुधारों के बारे में बात करेंगे। फिर श्रम सुधारों पर हम बात करेंगे, लेबर लॉज वगैरह देखेंगे, लेबर में सुधार किए जाने से क्या लाभ होगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आर्थिक सुधारों में हम जीएसटी को मुख्य रूप से देखेंगे। और जीएसटी की जो परिषद है, जीएसटी काउंसिल, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। जीएसटी काउंसिल को हम बढ़िया से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्या सेगमेंट है, कौन सा जीएस का, जिससे हमारे सब टॉपिक्स क्या बनते हैं। दोस्तों हमारा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन भी हमारा यहां से पूछा जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको खास तौर से यहां पर डिस्कशन करना होगा, जिसमें नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी आपसे पूछा जाएगा। फिर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पूछा जाएगा आपसे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका प्रावधान किया गया है। 35-36 आप समझ सकते हैं, ठीक है, 12 से लेके 35 तक ही बोलते हैं, ठीक है, 36 नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिया हुआ है, मौलिक अधिकार। उसके बाद फिर मौलिक कर्तव्य 51 क में, वो भी देखेंगे। और विस्तार पूर्वक हम मौलिक अधिकार को डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम के अंदर इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। दोस्तों भारत ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली भारत में क्यों अपनाई, इसकी बात करेंगे। पूरे संसदीय जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसको अच्छे से समझेंगे पॉलिटी के अंदर। और संघीय प्रणाली भी डिस्कस करेंगे, संघ सरकार क्या है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में अंतर क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध कैसे संचालित होते हैं, ठीक है, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे न्यायिक ढांचा को। आप जानते हैं कि भारत में न्याय का 3 स्तर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामिल होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन तीनों सेगमेंट की अलग अलग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इनके महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। और न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था वगैरह, कॉलेजियम, ये सब नई नई बातें जो भी शामिल हो रही हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ ही जिला प्रशासन को भी हम देख लेंगे, ठीक है, जिला प्रशासन में क्या क्या, कैसे कैसे जिला प्रशासन जिला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी बातचीत हम करेंगे। उसके बाद स्थानीय प्रशासन को देखेंगे, स्थानीय निकायों में, जिसमें पंचायती राज सिस्टम। और साथ ही हम संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जो कि 73वां और 74वां संशोधन संविधान की क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर पंचायतों को ये कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेशा एक्ट, ये सब चीजें हम इसमें विस्तार से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन का सिलेबस।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ खास है नहीं। यहाँ पर सामान्य विज्ञान पूछी जाएगी, इसमें जनरल साइंस अप्लाइड होगी। ठीक है, देखिए 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इन तीनों विज्ञान से जो भी सवाल होंगे पूछे जाएंगे, जो अच्छे सवाल जो कि बुनियादी सवाल होते हैं साइंस से, उसको हम यहाँ पर स्टडी मटेरियल में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों आती है प्राथमिक गणित, यानी प्राथमिक अंक गणित, जिसमें आपसे सामान्य गणित जो होती है, एक जनरल अवेयरनेस के लिए गणित जो भी होती है, आपसे पूछे जाते हैं ऐसे सवाल जिसमें भिन्न और दशमलव, सरल अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, वर्ग, ठीक है, प्रतिपादक शक्तियां, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज वगैरह आपसे पूछ लिए जाते हैं इसमें। तो मैथ से भी जो भी चीजें आएंगी वो हमारे टीम मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सामान्य हिंदी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। व्याकरण है, व्याकरण में जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, जैसे कोई सेंटेंस दिया है उसमें से अशुद्धियों को आपको छांटने के लिए देगा, ठीक है, अशुद्धि छांटने के लिए। फिर लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों में कुछ लेखकों और रचनाओं के बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षित रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर आपसे सामान्य अंग्रेजी के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी की तरह अंग्रेजी का जो व्याकरण होता है वो आपसे पूछा जाता है। फिर अनुच्छेदों पर आधारित यानी कि गद्यांश जो इंग्लिश के होते हैं, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कह सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता ही है कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश। तो वहां से सवाल आपके लिए पूछे जाएंगे। एक निश्चित गद्यांश दिया रहेगा इंग्लिश में, उसके नीचे कुछ सवाल रहेंगे, ठीक है, और उसी गद्यांश के अंदर इन सवालों का जवाब आसानी से आपको गद्यांश को 1 से 2 बार पढ़ के प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आएगा तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग में आपको रैंकिंग वगैरह पूछा जाएगा। फिर ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, निर्णायक तर्क, ये सब आपसे रीजनिंग के कुछ बेसिक सवाल और बेसिक टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी लेवल होगा, सरल स्तरीय सवाल होंगे। ठीक है दोस्तों, और रीजनिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिकी वे में पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर। आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर आपसे करंट अफेयर्स जो है समसामयिकी, जिसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों करंट अफेयर्स शामिल होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पेट के लिए, आरओ के लिए, एआरओ के लिए, ठीक है, और भी जो एग्जाम हैं वो सब टारगेटेड होंगे। करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट आता है सामान्य जागरूकता का, यानी कि जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं किन किन देशों के साथ लगती हैं, उन देशों में आखिर मुद्रा कौन सी चलती है, उन देशों की राजधानियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनमें शासन प्रशासन में परिवर्तन जो होता रहता है। तो करंट अफेयर्स में भी आता है कि फलाने देश में आखिर कौन से राष्ट्रपति की नई नियुक्ति हुई है। ये सब चीजें हम वहां पर सामान्य जागरूकता में देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ करंट, अब ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसका आंसर देना। अब आप बता दीजिएगा कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 या 29, और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 या 9। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थोड़ा सा आपका नॉलेज चेक करते हैं, जिससे पढ़ाने में मदद मिलेगी कि आखिर किस लेवल की स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, किस लेवल से आपको समझाना है। दोस्तों आगे भारतीय संसद, जो हमारे देश की प्रमुख और सर्वोच्च पंचायत है, भारतीय संसद, उसकी हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। और भारतीय संसद के जो तीनों अंग होते हैं, तीनों अंग कौन कौन से होते हैं भारतीय संसद के, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन सबको विस्तार पूर्वक हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों दिन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के ये भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्या होता है, ये आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ ही विभिन्न संगठन और मुख्यालय, जैसे पूछ लिया जाएगा कि डब्ल्यूटीओ, आप भी बता देना डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, और डब्ल्यूबी यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में
जरूर बताना, कमेंट कर देना, ठीक है। भारतीय पर्यटन स्थलों के बारे में ऐसे ही बातचीत होगी। फिर भारतीय कला और संस्कृति के बारे में, जैसे कि यहाँ का विभिन्न नृत्य कौन सा है, खान पान क्या है, पहनावा क्या है, इस सब चीजों के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में थोड़ी सी आपसे बातचीत की जाएगी। फिर भारतीय अनुसंधान संस्थान जैसे पूषा कहाँ है, एम्स कहाँ है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। फिर लेखक और किताबें आएंगी, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल और कुछ करंट के लेखकों के सवाल और उनकी किताबों से सवाल आपसे किए जाएंगे। फिर पुरस्कार और सम्मान जैसे पूछ लेगा आपसे कि इस वर्ष साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया, या विश्व स्तर पर नोबेल पुरस्कार आखिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसे दिया गया, रसायन विज्ञान के, चिकित्सा विज्ञान के, पीस में किसको नोबेल मिला, ये सब चीजें आपसे पूछा जाए। अब दोस्तों, भारतीय पर्यावरण के बारे में आपसे सवाल होगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन को एक बुलेट पॉइंट्स के रूप में रखा जाएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को से निपटने के लिए कौन कौन से योजनाएं और पहले चला रहे हैं लोग, ठीक है। और पर्यावरण में कुछ की टर्म्स देख लेंगे, प्रौद्योगिकी वगैरह कुछ पर्यावरण में इस्तेमाल की जाती हैं, उनको समझ लेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह देख लेंगे, ठीक है। और थोड़े थोड़े कुछ संगठन वगैरह देख लेंगे, जो पर्यावरण से संबंधित जो हमारी तैयारी है वो अच्छी हो जाए, ताकि एग्जाम में जो भी सवाल आए उसको हम आसानी से क्रैक कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या सिलेबस है। दोस्तों, हिंदी में अपठित गद्यांश आपको मैंने बता ही दिया था। एक गद्यांश दिया होगा, ठीक है, उसके नीचे कुछ सवाल दिए होंगे, ठीक है। और इन सवालों के जवाब आपके गद्यांश में आसानी से 1 से 2 बार पढ़ने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ग्राफ की व्याख्या होगी, तालिका व्याख्या विश्लेषण होगा, जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन के तौर पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे कुछ डाटा दिया होगा, इसमें वर्ष लिखा होगा, उत्पादन वर्ष होगा, या कोई आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है, वर्ष दे देगा, ठीक है। और कंपैरिजन करके तीनों वर्षों का पूछ लेगा कि किस वर्ष में आखिर गेहूं का उत्पादन कितना रहा। ये सब चीजें सवाल मैं आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा पेट का, तब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इनके सवालों के प्रकार मैं बताऊंगा जब प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करूंगा। तो ये रहा आपका पेट का सिलेबस, जो हमने विस्तार से डिस्कस किया, ठीक है। और पेट के सिलेबस को हमने आज डिस्कस कर दिया है। और दोस्तों, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, ठीक है। और कंपटीशन वार आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है। और साथ ही दोस्तों, अंत में मैं एक चीज बता दूं कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो कि कंपटीशन वॉर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक को प्राप्त करें और वहां जाएं और उस चैनल को ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद क्या मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको प्राप्त होंगी करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स मिलेगा, वो भी कहां से? द हिंदू, जो कि एक भारी भरकम न्यूज़पेपर होता है इंग्लिश का, जिसमें द हिंदू की न्यूज आपको हिंदी में प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद PIB, जो कि भारत का एक प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो कि भारत सरकार का अपना प्रेस है, वहां से संबंधित जो न्यूज है वो आपको हिंदी में इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही यूट्यूब चैनल पर क्या नया आने वाला है, उससे संबंधित जो नए घोषणाएं होती हैं वो टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले की जाती हैं, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत में दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चैनल अगर आपके लिए किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण है तो इसको सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक किया करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। और अंत में दोस्तों, आपसे विदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।